हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने ओमीय, अनओमीय, कार्बन प्रतिरोध, वर्णकोड, इन सब के बारे में स्टडी की होगी। आज का ये बिल्कुल नया टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत ऊर्जा के साथ साथ हम पहले विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, देन इसके बाद में विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या और इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। अगर आप प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा अगर आप जो पढ़कर आए हो 10th 11th में, तो इसका इंट्रोडक्शन आपने वहां पर भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने वहां पढ़ा होगा। तो बेटे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 10th क्लास में या सॉरी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कार्य करने की दर। दर का मतलब होता है समय, ठीक है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। आप ऐसे ही समझेंगे इसको। अभी धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ा के और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बातें कर लेते हैं जो हमारे काम आएगी। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। फिर आपने शक्ति का मात्रक और इसके बारे में पढ़ा होगा। शक्ति का मात्रक होता है बेटा वॉट, ठीक है। जेम्स वॉट था एक साइंटिस्ट, उसके नाम के आधार पे रखा गया। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है बेटा। एक प्रभाव भी पढ़ेंगे, जूल का तापन प्रभाव, और समय का सेकंड होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको आपने छोटे क्लासों में प्रीवियस क्लासों में पढ़ी होगी। फिर जब 11th क्लास की बारी आई तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा बेटे, क्या कि कार्य W इज इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। यानी कि अगर किसी पिंड को, वो विराम अवस्था में है, अगर इसको यहां से यहां तक लाया जाए तो इसको यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य ही ऊर्जा के तुल्य होता है। और वो ऊर्जा क्या, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। इतनी बातें आपने पढ़ी है। एक चीज और आपने पढ़ी होगी, ऊर्जा को न तो कभी उत्पन्न किया जाएगा और न ही कभी नष्ट होगी। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब ऊर्जा के कई प्रकार है, तो बेटा देखिए कुछ प्रकार में बता देता हूं आपको। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है बेटा। इस तरह की कई ऊर्जाएं हमारे इस दैनिक जीवन में हम पढ़ते हुए आते हैं। तो बेटे यहां पर ऊर्जा का एक विशेष रूप विद्युत ऊर्जा के बारे में स्टडी करनी है हमें। तो बेटा अब इसको समझना है। हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। तो बच्चों देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे, उससे आपको इजीली समझ में आता चला जाएगा। मैं जैसे जैसे थ्योरी लिखता जाऊं उसको आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो बेटा देखा, विद्युत ऊर्जा एक्चुअली होता क्या है, किसी निश्चित समय में, पहले मैं लिखूंगा फिर मैं समझा दूंगा। किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल, यहां पर बैटरी भी हो सकती है, किसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, मैंने अभी क्या होता है आपको, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, और दूसरी बात किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। तो बेटे देखिए, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये तो हो गया बेटा इसकी डेफिनेशन, ठीक है। आइए इसको आप समझते हैं। देखिए, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा, सेल एक फोर्स होता है, ठीक है, जो कार्य करेगा। यहां पर
इसी विद्युत सेल द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, आइए इसको समझते हैं। ये कोई चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार के साथ में हमने V वोल्ट विभवांतर का एक सेल लगा दिया। तो जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा, जो क्या करेगा, अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित गति कराएगा। तो बेटा इसको कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन पर कार्य किया गया, यहां से यहां तक विस्थापन हो रहा है, तो ये किया गया कार्य, देखिए यहां पर किया गया कार्य अर्थात परिपथ को दी गई ऊर्जा, कार्य करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ऊर्जा ही क्या कहलाती है, यहां पर ये ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात क्लियर है? आइए इसको रफ करके एक और चीज आगे बढ़ते हैं। इसको आपको नोट करना है, आप इसको समझते भी जाइए और उसको नोट भी करते जाइए बेटा। पीडीएफ में भी यही सेम चीजें लिखवाता हूं मैं, और आपके पास में भी यही चीजें पहुंची है। अगला पॉइंट है बेटे, जब किसी विद्युत स्रोत यानी जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जब किसी विद्युत स्रोत के सिरों पर चालक तार को जोड़ा, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको जोड़ के बताऊंगा, जोड़ा जाता है, तो चालक तार, जो मैंने अभी बात बताई वही यही है, तो चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर किसी चालक तार में इसके दोनों सिरों के बीच में V वोल्ट विभवांतर लगा देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, चालक तार के सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये विद्युत क्षेत्र चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने के लिए मजबूर करेगा। तो बेटा देखिए आगे होता क्या है वो थ्योरी में हम लिखेंगे पूरी बात को, क्योंकि किसी चीज को समझाने के लिए लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, तभी आपको चीज समझ में आएगी। उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो त्वरित गति करते हैं, एक ही बात है। यहां पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन स्थिर धन आयनों से टकराते हैं, धन आयनों से, जो मार्ग में मिलने वाले धन आयनों से टकराते हैं। अब जब टक्कर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो अपने अंदर जो ऊर्जा है ये ऊर्जा स्थिर धन आयन को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने 11th क्लास में, अगेन 11th बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है, वहां पर आपने टक्कर भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, आपने देखा होगा प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता था, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बराबर होती थी। अप्रत्यास्थ टक्कर में वहां पर डिफरेंस आ जाता था। ठीक है बेटा, एक बार आप 11th क्लास की उस कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर पढ़िएगा, वही चीज है यहाँ पर। तथा यह इलेक्ट्रॉन स्थिर धन आयनों से टकराते हैं तथा स्थिर धन आयनों से टकराकर अपनी ऊर्जा उनको प्रदान कर देते हैं, अपनी ऊर्जा उनको ट्रांसफर या प्रदान कर देते हैं। ऐसा क्या हुआ, अभी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, आगे इसको लिख लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वह इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सेल द्वारा कार्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यह किया गया कार्य ही
विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है, विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। अब समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों देखिए, एक बार पढ़िए इसको। जब किसी विद्युत स्रोत के सिरों पर चालक तार को जोड़ा जाता है, आइए यहाँ तक देखते हैं। ये कोई चालक तार, इस चालक तार के सिरों पर V वोल्ट विभवांतर कनेक्ट कर दिया, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी। एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। आगे देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में मिलने वाले स्थिर धन आयनों से टकराते हैं। ठीक है बेटा, चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत पहले इस चैप्टर में बहुत पहले मैंने आपको समझाया था। वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट आपको वहां से ही समझ में आएगा। किसी वीडियो को छोड़े नहीं, हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाए बेटा, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते जाए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आती चली जाएगी। क्लियर है? तो बेटा देखिए, ये मार्ग में मिलने वाले धन आयनों से टकराते हैं। टक्कर के बाद क्या होता है? तो भाई ये अपने अंदर जो एनर्जी है ये तो रुका हुआ है, स्थिर धनायन। अगर धनायन स्थिर है तो इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, तो ये इससे टक्कर हुई तो इसने इसको क्या कर दी? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दी। अब ये भी चलने लगता है, उस बात को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई स्थिर धनायन से टकराकर अपनी ऊर्जा उनको प्रदान करते हैं वह इलेक्ट्रॉन को। अब इस इलेक्ट्रॉन को और चलाने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए सेल द्वारा कार्य किया जाता है, और ये किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। इतनी सी यहाँ पर बात है। अब इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे बेटा। और डायरेक्ट किस तरह से? देखिए, किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, स्टेप्स में किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर स्रोत कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए। और ये किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं बेटा। तो देखिए, माना R ओम के प्रतिरोध, माना R ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिससे डायग्राम भी बना दीजिए साइड में। ये कोई R ओम का प्रतिरोध है, इसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया। ये R ओम का प्रतिरोध है, तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हुई, तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगे। इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए क्या लगाया गया? V वोल्ट का विभवांतर। तो बेटा यहाँ पर जो गति हो रही है, यानी ऊर्जा को ट्रांसफर किया, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम कार्य निकाल लें, कार्य बराबर, आप अभी बताऊंगा आपको, कार्य निकाल लें, कार्य ऊर्जा कहलाती है यहाँ पर। तो बच्चों देखिए आगे, तो देखिए विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिससे प्रतिरोध में कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि स्मॉल t समय तक, इसका टाइम होता है, बताया पहले लाइन थी, किसी निश्चित समय में, जो कि स्मॉल t समय तक प्रवाहित होती है। अब देखिए बच्चों, आप सही बच्चे जानते होंगे, चूंकि हम जानते हैं I = होता है Q अपॉन T। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। धारा बराबर, धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई I, तो आवेश बराबर क्या होता है? सॉरी, धारा बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। और कितने समय तक करंट फ्लो हुई? T समय तक, तो I = Q अपॉन T। अतः तार में प्रवाहित आवेश कैसे निकालेंगे? अतः तार में
प्रवाहित आवेश। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आई? Q इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? आई टी लिख दीजिए आप, Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा ध्यान दीजिए, माना आर ओम का कोई प्रतिरोध है, इसके सिरों पर V वोल्ट विभवांतर लगा दिया, तो जिससे प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हुई, और जो कितने टाइम तक चली? ये T समय तक चलती रही। तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ? तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। बात क्लियर है? आगे देखिए, अतः T समय में सेल द्वारा किया गया कार्य, अतः T समय में इस सेल मान लेते हैं इसको, T समय में सेल द्वारा किया गया कार्य बेटे W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा है, इस ओम के नियम में पढ़ा होगा। W इज इक्वल टू क्यू नहीं पढ़ा है तो 12th में भी दोबारा पढ़ोगे इसको, तब तक इसको ध्यान रख लीजिए। W इज इक्वल टू क्यू वी, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? Q का मान यहाँ से रख दो, आई टी इंटू वी। अच्छे से लिख दीजिए इसको। तो अच्छे से कैसे? अच्छे से क्या होता है? तो W इज इक्वल टू कार्य V इंटू आई इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक कार्य निकाल लिया हमने, T समय में इतना कार्य किया, और ये किया गया कार्य ही, कहीं इससे पहले वाले में लाइन लिखाई थी, किया गया कार्य ही, सेल द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। नहीं पता तो अच्छे से याद रख लो इसको। फिजिक्स में यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, किया गया कार्य ही क्या होता है बेटा? ऊर्जा के तुल्य होता है। जैसे अगर आप इन दोनों हाथों को रगड़ोगे तो क्या होगा? कार्य करा, और एक किया गया कार्य ही यहाँ पर ऊर्जा के रूप में जनरेट हो रही है। क्लियर है बच्चों? आगे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दीजिएगा। इसके बाद यह किया गया कार्य ही, यह किया गया कार्य ही सेल की विद्युत ऊर्जा, सेल की विद्युत ऊर्जा के तुल्य, या इसको ऐसे, कई बार इसको ऐसे भी लिखाता हूं मैं, यह किया गया कार्य ही सेल की विद्युत ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। ये किया गया कार्य क्या होता है बेटा? विद्युत ऊर्जा में कमी के तुल्य होता है। जैसे वहां डेल्टा के लिखते थे ना, तो यह किया गया कार्य सेल की विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, उपरोक्त, या देख लेना इसको, हाँ जी, चूंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ओम्स लॉ से, ये पढ़ा होगा बेटा आपने, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम के नियम से। तो समीकरण 1 से, तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस में है नहीं, तो W इज इक्वल टू वी की जगह आई आर लिख दीजिए। यहाँ पर V की जगह क्या लिख दीजिए? आई आर। तो आई आर, V की जगह क्या लिखा? V की जगह आई आर लिख दिया, इंटू आई टी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो कार्य का या ऊर्जा का ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के तुल्य होता है। ये फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूला आ गए, कौन कौन से? एक आया था W इज इक्वल टू वी आई टी, एक आया W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला और देख लीजिए, चूंकि ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो बच्चों I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ठीक है बेटा, इस समीकरण 2 में I इज इक्वल टू वी अपॉन आर रख दो, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। नहीं है बात समझ में? I की जगह क्या रखना है? V अपॉन आर, तो स्क्वायर करो, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर इधर आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू, गलत लिख दिया मैंने कहीं? सही है, 2t। ठीक है बेटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, इधर डस्टर 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं। कौन कौन से? ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो कौन से बच्चों? एक ही लाइन में लिखेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं,
वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई बुक्स में W भी लिखा जाता है और E भी लिखा जाता है। कार्य भी हो गया और एनर्जी भी होता है। कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। अब ऐसे ध्यान रखें हमेशा, कार्य ही ऊर्जा के तुल्य होती है। ये विद्युत ऊर्जा में भी रहेगा, चुंबकीय ऊर्जा में भी रहेगा, वहां पर भी किया गया कार्य चुंबकीय ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है, मैकेनिक्स में, ठीक है 11th क्लास में, वहां पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अगर प्रारंभ में वस्तु विराम अवस्था में है तो शून्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, K2 माइनस K1 करोगे तो K1 जीरो हो जाएगा, तो W इजिकल टू क्या आ जाएगा, W इजिकल टू K। ठीक है, वहां पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो W और E कार्य ऊर्जा एक ही बात है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य किया गया कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है। एक फॉर्मूला है VIT, एक फॉर्मूला है I स्क्वायर R इंटू टी, और एक फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों। ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, नोट कर लो चाहो तो। आगे देखिए, और मैं इसकी छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। तीन तो फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, और एक चीज ध्यान रखिए, अगला स्टार पॉइंट डाल के, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक और एक कमर्शियल मात्रक। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, जूल। ठीक है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है जिसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। पूरा नहीं लिखोगे, केवल ये लिखना है आपको J। इसका मतलब जैसे 100 जूल तो 100J। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट, विद्युत ऊर्जा का, हाँ एक चीज बताता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कार्य बटा समय। तो बच्चों देखिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, कार्य का मात्रक अभी बताया जूल अपॉन सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो बेटा यहां से W इंटू सेकेंड इजिकल टू क्या हो गया, जूल। तो बच्चों यहां ध्यान रखना, एक जूल बराबर होता है 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ये बहुत काम आने वाला है आगे, कोई ऐसे फालतू में नहीं लिखा रहा हूं मैं, ये काम आएगा। 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि किसी बल्ब को 1 सेकेंड, जिसकी एनर्जी है, जिसकी पावर है 1 वॉट, 1 वॉट का एक बल्ब है, जिसे 1 सेकेंड तक जलाओगे तो कितनी ऊर्जा देगा वो, 1 जूल के बराबर। क्लियर है। अगर 100 वाट का बल्ब 1 सेकेंड तक जलाओगे तो कितनी देगा वो, 100 जूल की एनर्जी देगा। सिंपल सी बात। हमारे जो घरों में बिजली का बिल आता है वो इन्हीं फॉर्मूलों से निकल कर आएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको और प्रश्न भी कराऊंगा, और ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से कर लोगे इनको। अगला स्टार पॉइंट, विद्युत ऊर्जा का, ये तो एसआई की बात कर लिया हमने, विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल यानी व्यावसायिक, देखना सही लिखा ना, व्यावसायिक नहीं, सही नहीं लिखा, व्यावसायिक सही है। चलो बात समझ में आ रही है ना आपके, वो पर्याप्त है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है बेटा, यूनिट होता है, जिसे BOTU भी कहते हैं। जब हमारे घरों में बिजली का बिल यूनिट में आता है, ऐसे कहते हैं ना 100 यूनिट बिजली का बिल, 150 यूनिट आ गई इस महीने तो 200 यूनिट आ गई, वो यही है। ठीक है, और इसे BOTU भी कहते हैं। तो 1 BOTU इजिकल टू होता है 1 यूनिट, और ये बराबर होती है बेटा 1 kWh के। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये BOTU क्या होता है, बोटू नहीं है, ये फुल फॉर्म है इसकी, बोर्ड ऑफ, ध्यान रखने के लिए, वैसे कभी आया तो नहीं है फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये ब्रिटिश टाइम से है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन का साम्राज्य था तो बहुत सारी चीजें आज भी वही फॉलो की जाती है। उसके पीछे का रीजन है ये, कभी क्लास में पूरी इसकी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में तो सुना नहीं सकते, क्लास में सुनाया जाएगा बेटा ये। तो BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब समझिएगा व्यापार, ट्रेड यूनिट, और ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की ऐसा इकाई तो है यहाँ पर जूल, और यहाँ पर क्या है बेटा, व्यवसायिक इकाई यूनिट। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है 100 यूनिट, 150 यूनिट, 500 यूनिट, और ये 1 kWh के बराबर होता है।
यानी अगर 10 kWh लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 यूनिट, 100 kWh लिखोगे तो क्या लिखोगे 100 यूनिट। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसका फुल फॉर्म आपको लिख लेना है। अब यहाँ से एक प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम आज का क्या ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक यूनिट को जूल में बदलें। तो बच्चों देखिए, एक यूनिट को जूल में बताओ, एक यूनिट में कितने जूल। तो सॉल्यूशन सिंपल सा प्रश्न है, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh। ये बताया मैंने आपको। 1 के मतलब किलो, किलो मतलब 10⁻³ वॉट की जगह वॉट, h का मतलब 3600 सेकेंड। मैंने कोई गलत बात तो लिखी नहीं है यहाँ पर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ × 3600 वॉट इंटू सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए। 36 गुणा 10⁻³ और 10⁻², 10⁻² वॉट इंटू सेकेंड आज ही बताया जूल के बराबर होता है। तो एक यूनिट में, यानी हमारे घर में अगर एक यूनिट बिजली खर्च हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया 36 × 10⁵ जूल पर सेकेंड वहां पर कार्य हो रहा है। तो ठीक है बेटा, तो ये आज का ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक यूनिट को जूल में बदले, इसको नोट कीजिए। अगला पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, नोट कीजिए। हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, विद्युत स्रोत के कार्य करने की दर, विद्युत स्रोत के कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेटा आप जानते होंगे P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = W/T। P का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर P = W/T। ठीक है बेटे, आगे देखिए, ये फॉर्मूला हमारे भी काम आने वाला है। इसका एक और डेफिनेशन हो सकती है, वो क्या कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है, ऐसा हमने अभी पढ़ा है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए कार्य करने की दर अर्थात एकांक समय में खर्च होने वाली ऊर्जा का मान ही विद्युत शक्ति कहलाती है। इसको अच्छे से पढ़ो बेटा, ये दोनों डेफिनेशन है और ये दोनों डेफिनेशन आपके काम आने वाली है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए कार्य करने की दर अर्थात एकांक समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकांक समय में खर्च होने वाली ऊर्जा का मान ही विद्युत शक्ति कहलाती है। आगे देखते हैं तीसरा स्टार पॉइंट डाल के, यदि विद्युत परिपथ में इसको रफ कर लेते हैं पहले, तीसरे पॉइंट को ध्यान देंगे। यदि विद्युत परिपथ में
स्मॉल टी समय तक धारा प्रवाह के लिए, स्मॉल टी समय तक धारा प्रवाह के लिए खर्च, यहाँ पर खर्च से मेरा मतलब हानि या क्षय से भी है, ठीक है। खर्च ऊर्जा अर्थात किया गया कार्य W हो तो विद्युत शक्ति की परिभाषा से, अभी हमने पढ़ा विद्युत शक्ति की परिभाषा से, तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, दोबारा देखिए कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, सपोज कीजिए ये परिपथ है, ठीक है ना, R प्रतिरोध है यहाँ पर और ये सोर्स कनेक्ट कर दिया। यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय तक धारा प्रवाहित हुई, इसमें T टाइम तक धारा का फ्लो होता रहा, ठीक है, तक प्रवाह के लिए खर्च होने वाली ऊर्जा, इससे जो खर्च होने वाली ऊर्जा है, ये जो किया गया कार्य, यही विद्युत शक्ति कहलाती है यहाँ पर। यानी P इजिकल टू W अपॉन T, ये फॉर्मूला हमारा पास चलेगा, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं, चूंकि देखिए आपने विद्युत ऊर्जा के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से बच्चों देखिए। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, W से भी लिखा जा सकता है और E से भी लिखा जा सकता है, यानी वर्क एनर्जी, किया गया कार्य ही ऊर्जा के तुल्य होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने अच्छे से पढ़ा है ये, तो कुछ बुक्स में इसको W से भी लिखा गया है, कुछ बुक्स में इसको E से भी लिखा गया है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर कार्य ही ऊर्जा के तुल्य होते हैं, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगा बेटा, सोर्स द्वारा यानी स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के तुल्य होगा। अभी मैंने आपको समझाया। इसके 3 फॉर्मूले हैं, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी और एक V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इन तीनों फॉर्मूले का यूज करते हुए पी के भी यहाँ पर 3 फॉर्मूले निकलेंगे। बच्चों देखिए कैसे है, चूंकि P इजिकल टू W अपॉन टी, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो W की जगह क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी अपॉन T की जगह T से T कैंसिल आउट हो गया, तो P इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब वोल्टता दे रखी है और परिपथ पे बहने वाली धारा का मान दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो देखिए बच्चों, चूंकि P इजिकल टू होता है W अपॉन टी, P इजिकल टू इसकी जगह आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट, तो P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला हो गया सेकंड, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक तीसरा फॉर्मूला ये वाला, चूंकि P इजिकल टू W अपॉन टी, P इजिकल टू अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी की जगह टी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। बेटे तीनों फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल करोगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। वोल्टता धारा दे रखा है तब ये लगाना है, धारा और प्रतिरोध का मान दे रखा है तब ये लगाना है, और वोल्टता और प्रतिरोध का मान दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक एक करके पहले तो परिभाषा देखिए, फिर फॉर्मूला देखा, अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं बेटा। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, पहला स्टार पॉइंट, शक्ति का मात्रक वॉट। एक साइंटिस्ट था जेम्स वॉट, उसके नाम के आधार पर इसका मात्रक दिया गया है, जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है बेटे, वॉट, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटे। अगला देखिए एक चीज और बताता हूँ, कई बार ये आगे क्लास में आएगा, आपके 12th स्टैंडर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन आगे क्लास में आप देखोगे शक्ति का मात्रक V इंटू ए भी कहा जाता है। V का मतलब वोल्टता होता है और A का मतलब यहाँ पर धारा एम्पेयर होता है, यानी वोल्ट इंटू एम्पेयर। कैसे, P इजिकल टू अभी फॉर्मूला बताया ना आपको, V इंटू आई, तो V वोल्ट का विभवांतर की इकाई वोल्ट और धारा की इकाई एम्पियर, तो V इंटू ए भी होता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना अगर ये कभी आ जाता है तो, ठीक है। वैसे ये 12th स्टैंडर्ड में कहीं पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये वाला तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन V इंटू ए भी होता है, ठीक है बेटा, मैंने PDF में दिखाया हुआ है, वहां से देख के लिख लेना। अगला
व्यवहारिक रूप में शक्ति के अन्य मात्रक, कुछ अन्य मात्रक भी आपको ध्यान रखना है जो बड़े मात्रक है, यानी बड़े मात्रक। ये वॉट तो बहुत छोटा सा मात्रक, जैसे 50 वोट, 40 वोट, 100 वोट, 150 वोट, ठीक है बेटा, इस तरह के, जैसे 40 वोट का बल्ब, 100 वोट का बल्ब, 150 वोट का पंखा, इस तरह का। लेकिन अगर कोई पावर प्लांट की बात करेंगे जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, तो वहाँ ऐसे तो नहीं है ना कि 500 वाट का प्लांट लगा देंगे, वहाँ पर तो शक्ति ज़्यादा होगी, तो तब कैसे लिखेंगे? तो बेटा देखिए KW इसका मतलब है किलो वॉट, यानी किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 ये वॉट। MW का मतलब होता है मेगा वॉट, 10 की पावर 6 वॉट। और GW यानी गीगा वॉट, यानी 10 की पावर 9 वॉट। क्लियर है? देखिए आप मेमोरी कार्ड में भी तो ऐसा होता है, या किसी को जब आप डाउनलोड करते हो किसी फाइल को, तभी तो ऐसा आता है KB, MB, GB। KB क्या होता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, और ये गीगाबाइट। बाइट वहां पर मेमोरी की इकाई है, ठीक है। यहाँ पर इकाई क्या है? शक्ति की इकाई वॉट, तो किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, ठीक है बेटा। अगला स्टार पॉइंट देखिए, विद्युत शक्ति का एक बहुत प्रचलित मात्रक है, आपने कई बार सुना भी होगा, विद्युत शक्ति का प्रचलित मात्रक, विद्युत शक्ति का प्रचलित मात्रक है बेटा अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है। विद्युत शक्ति का प्रचलित मात्रक हॉर्स पावर है, और 1 HP, इसको HP के रूप में लिखा जाता है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये हॉर्स पावर, ठीक है। तो फुल फॉर्म कह दोगे सर ये तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बन जाएगा, नहीं, HP हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट, ध्यान रखना है आपको। 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। मोटर होती है बेटा पानी की मोटर, 1 HP की हो सकती है, 1.5 HP की हो सकती है, आधे हॉर्स पावर की मोटर हो सकती है, उस तरह से ये, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो आपका आज का वर्क कंप्लीट हो चुका है। इतनी बातें आपको नोट करनी है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। PDF मैंने इसके साथ सेंड कर दी है, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसको आपको, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, आपको बिना बुक देखे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बुक नहीं देखेंगे, और इसको अगले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस भी करूँगा, इसको समझाऊंगा भी से, और भी मैं प्रश्न आपको बताऊँगा। तो देखिए बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। 220 वोल्ट तथा 100 वॉट के विद्युत बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर बल्ब द्वारा शक्ति या वह शक्ति ज्ञात करें। बल्ब द्वारा वह शक्ति ज्ञात करें। हाँ जी, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको रफ कॉपी में करना है। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसे ही इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि क्या करा। आप मार्केट गए, मार्केट से एक बल्ब लेकर आए, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, और उस बल्ब पे आपने देखा तो बल्ब की रेटिंग जो लिखी हुई थी, यानी बल्ब के जो पीछे लिखा हुआ था उसमें कितनी धार आ सकती है, कितना उसका पावर है। तो 100 वाट का वो बल्ब है और 220 वोल्ट पे वो आरोपित करोगे, यानी इसका मतलब होता है कि अगर आप 220 वोल्टेज का सोर्स लगा दोगे तो ये 100 वॉट यानी 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी देने लग जाएगा, प्रकाश देने लग जाएगा बेटा। प्रकाश भी ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पर आपने 110 वोल्ट की सोर्स लगाया, तब ये शक्ति, इसकी शक्ति क्या होगी ये आपको निकालना है कि P' का मान कितना होगा, ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वोल्टेज आधा कर दिया तो शक्ति भी आधी कर दो, नहीं, इसका सॉल्यूशन अलग तरीके से होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, इसको एक बार ट्राई करना है। लेकिन विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में
आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और कल के वीडियो लेक्चर में इस प्रश्न के साथ साथ अन्य न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो बेटा इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।